हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स हमें इन सारे नंबर्स को, टोटल 5 नंबर्स आर गिवन, इन सारे नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन, पहला नंबर जो हमारे पास है वो 140। सो ये कोई नई चीज आप लोग नहीं करोगे, दिस इज ऑलरेडी डन इन लोअर क्लासेस, आपको पहले से पता है ये कैसे किया जाता है। सिर्फ नंबर को क्या करना है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाना है। ओके, लाइक 270 is a 140, then 235s are 70, then 5 7s are 35. Okay, so this is prime factorization, 2 into 2 into 5 into 7. Okay, so 140 equals 2 into 2 into 5 into 7. ओके, तो ये 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करो तो एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में आपके प्राइम फैक्टर्स मिले, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आप 140 को आप पहले 7 से या पहले 5 से ही डिवाइड कर लो, लाइक 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। ओके, फिर आप 7 से कर लो, 7 4 जा 28 एंड देन 4 के लिए 2 इंटू 2, तो आप 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। ओके, और ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। उसमें हमने क्या देखा था कि दैट एनी कॉम्पोजिट नंबर, जैसे 140 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, तो एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मीन्स उनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो यहाँ पे हमने किया है। ओके, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक कहने का मतलब है कि इसमें अगर हमारे प्राइम फैक्टर्स में दो प्राइम नंबर्स में अगर 2 है तो ये 2 ही रहेंगे, 3 नहीं हो जाएगा, और ना ही कोई एक 2 कम होके एक ही 2 बचेगा। एक 5 है तो एक 5 ही रहेगा, एक 7 है तो एक 7 रहेगा ही रहेगा। हाँ, irrespect of the order in which the prime factors occurs। ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का सेकंड पार्ट था। तो इसमें हो सकता है आपका 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 किसी का आए, या फिर 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 आ जाए, या फिर 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि दो बार आएगा ही, 5 एक बार आएगा ही, और 7 एक बार आएगा ही। ठीक है, इनके अलावा और कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, दैट वी आर एक्सप्रेसिंग दीज इन प्राइम फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन हमें सिर्फ क्या बोल रहा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। ओके, तो 140 को हमने लिख लिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लास्ट के 2 नंबर्स में। जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा, ये थोड़ा सा फाइंड करने में समय जाता है। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी आप उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे, उतनी जल्दी कर पाओगे। ओके, अब जैसे इवन नंबर है ये तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 13 जा, और 13 प्राइम नंबर है, तो अभी इसके आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये भी हो गया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर इज 3825। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा बड़ा नंबर है, बट यहाँ पे एक चीज हमें दिख रहा है कि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से तो ये डिविजिबल होगा ही, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, 3 से पता नहीं, हो सकता है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लास 6 से ही पढ़ना होता है, मीन्स कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा नहीं होगा, वो चीजें अगर याद रहेंगे तो आपको प्राइम फैक्टरेशन करने में और ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, हालांकि डिविजिबिलिटी रूल्स क्लास 10th में तो नहीं पढ़ना है, बट फिर भी अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। ओके, लेट्स सी इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है। तो लास्ट डिजिट 5 है तो मैं 5 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ।
5 7 जा 35, यहाँ पे 3 बचेगा तो 32, 5 6 जा 30, देन 5 5 जा 25, अगेन लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, देन 5 5 जा 25 एंड देन 5 3 जा 15। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन ये आपका 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ओके। और 17 अब क्या है, ये प्राइम नंबर है तो अब ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, फोर्थ इज 5005। अब यहाँ पे फिर से लास्ट डिजिट 5 है तो हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी आर गेटिंग 1001। अब 1001 किससे डिविजिबल है, ठीक है, तो ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फाइंड करने के लिए आप एक अगर 11 से डिविजिबिलिटी अगर आपको याद हो तो आप पता कर सकते हैं दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। फिर से वही बात आ गई कि डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बता देंगे, नहीं तो क्लास 6 या 7 की बुक में आप डिविजिबिलिटी रूल्स या ऐसे भी गूगल पे डिविजिबिलिटी रूल्स सर्च करके आप देख सकते हो। अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। 11 9s are 99, 100 है यहाँ पे, ठीक है, तो 11 9s are 99, तो एक बचा और फिर 1 and 1 11, दैट मीन्स 91, ठीक है। अब ये 11 से डिविजिबल तो नहीं है बट 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सो इसका अब ये 13 प्राइम नंबर हो गया, तब आगे डिविजिबल नहीं होगा, आगे फैक्टराइज नहीं होगा। सो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, छोटे से बड़े की ओर में, पहले 5 लिख दें, फिर 7, फिर 11 एंड देन आफ्टर 13 अगर हम लिखें तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। अब देखते हैं फिफ्थ लास्ट नंबर 7429, ठीक है। अब मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये नंबर 17 से डिविजिबल है और ये 437, देन 19 इंटू 23, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये एक बड़ा नंबर है और इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी बड़े नंबर्स ही हैं, 17 19 23, तो इनका ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको अगर इनका टेबल आपको याद ना हो, ठीक है। टेबल याद रहने से बहुत आसानी से आप कर सकेंगे, ठीक है। तो कम से कम 25 तक का टेबल अगर याद रहे तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कैलकुलेशन के लिए, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ तक का टेबल याद रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है दैट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप देखेंगे दो दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं सभी में, एंड वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई। एंड इसमें दो पार्ट है, क्वेश्चंस में याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। सो वेरीफाई, इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, जो जैसे ये 26 और 91 दो नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम आएगा, इसका इनका एचसीएफ निकलेगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ का, वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा, मीन्स 26 इंटू 91 इसके इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो नंबर्स हैं 26 एंड 91, सो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्लास 10th में इवेल्युएटर्स इस चीज़ की का उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप ये एलसीएम एचसीएफ का जो फाइंड करने का काम है वो उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करें, ठीक है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा
वो होगा 2 इंटू 13 और 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब HCF ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 13 है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 13। इसमें कॉमन क्या है, तो 13 और 13, सिर्फ 13 कॉमन है, तो ये हो गया हमारा HCF। एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप कॉमन फैक्टर्स को लिखें। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 13 है। इसके बाद जितने भी फैक्टर्स बच गए जो कॉमन नहीं है उनको भी हमें लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमने लिखा, देन जो रिमेनिंग जो फैक्टर्स थे उनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 13 इंटू 2 इंटू 7, ये हमारा आएगा 182। ओके, अब चलते हैं वेरिफिकेशन पार्ट में। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, दैट फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सो वी हैव फाउंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ये दोनों निकाल चुके हैं हम। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन करने को, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वेरिफिकेशन जब भी आप करेंगे, पहले आप एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर दिखाएंगे दैट एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। ओके, ये सही तरीका होता है वेरीफाई करने का। ऐसा नहीं कि पूरे इक्वेशन को हमने लिख लिया और एलएचएस को भी सॉल्व कर रहे हैं, आरएचएस को भी सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे इक्वल का साइन भी हमने दिखा दिया है। तो इक्वल का साइन अगर आप पहले ही दिखा दे रहे हो तो फिर आप वेरीफाई क्या कर रहे हो, है ना। तो वो अप्रोच जो होता है वो सही नहीं होता, वो गलत अप्रोच होता है। तो आपको एलएचएस अलग सॉल्व करना चाहिए और आरएचएस अलग सॉल्व करना चाहिए। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम निकला है 182 इंटू एचसीएफ कितना निकला, 13 निकला। इनका प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। So we are getting 2366 and product of the two numbers, they are 26 and 91। तो इनका प्रोडक्ट भी अगर सेम यही 2366 आ जाता है, दैट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया। बिल्कुल सही। सो 2366। सो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LCM into HCF means product of LCM and HCF equal product of the two numbers। और फिर यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, तो ये तरीका सही तरीका होता है वेरिफिकेशन का। तो LCM HCF फाइंड करना और फिर वेरिफिकेशन करना। चलिए बाकी नंबर्स को भी, बाकी पेयर्स को भी हम कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड पेयर ऑफ नंबर्स है 510 एंड 92। ठीक है, तो सेकंड को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं वो है 510 एंड 92। ठीक है, तो पहले 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। सो 510 2 से डिविजिबल होगा, देन ये 5 से डिविजिबल होगा, देन ये 3 से डिविजिबल है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 510 का। अब अब 92 का देख लेते हैं। 92 ये 2 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स, अब यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन फैक्टर्स तो बस एक ही कॉमन फैक्टर है 2, यही आपका HCF हो जाएगा। और LCM अगर हम देखें, LCM ऑफ 510 एंड 92, तो पहले तो कॉमन फैक्टर, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक 2 भी बचा हुआ है, दैट विल गेट मल्टीप्लाइड, फिर 3, देन 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को कर लिया, 5 को, 17 को, 23 को, जितने भी बचे हुए थे सभी को। इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा इन 510 और 92 का LCM हो जाएगा।
ठीक है। सो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 एंड देन 23 इंटू 17 कर लेते हैं। 23460, ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब तो एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया, है ना। अब क्या करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए फिर से वही काम करेंगे। पहले दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट अगर हम देखें तो 2 इंटू 23460, ये आपका आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 46920। एंड अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हम निकालें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये रिलेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें वेरिफिकेशन करना है। तो ये बिल्कुल दिमाग में कंफर्म होना चाहिए पहले से कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा दोनों इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। आप जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट इक्वल आए। अगर प्रोडक्ट इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये देखिए, वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट 46920, ठीक है। सो ये दोनों बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, है ना। तो एट लास्ट you'll राइट LCM into HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक हमने यहाँ पे निकाला प्रोडक्ट, अब दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है तो बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट ये वाला नंबर हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर इतने इन सारे कैलकुलेशंस में यहाँ पे एचसीएफ जो हमने फाइंड किया, यहाँ पे जो एलसीएम फाइंड किया, अगर इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक रहेगा तो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो एक हमें यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि शायद हमने कहीं पे मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में, ठीक है। एलसीएम और इससे फाइंड करने में हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस नंबर को यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर दोनों इक्वल आ गया दैट मीन्स कि आपका पूरा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल आ चुका है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट्स वेरीफाइड, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स। थर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स हमारा है 336 एंड 54। तो इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लेते हैं। 336 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है। सो दो 4 बार आया है तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1 देन 54 का देखते हैं। सो 3 टाइम्स 3 है और एक बार 2 है। सो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 3। HCF of 336 and 54 कॉमन फैक्टर्स। अब 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है तो HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर का, जैसे 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन है, बट यहाँ पे 2 का पावर 4 है और यहाँ पे 54 के लिए 2 का पावर 1 है। तो HCF में हम क्या करते हैं कि मिनिमम पावर को लेकर चलते हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर, यहाँ पे 3 का पावर 1 है इस जगह पे और इस जगह पे 3 का पावर 3 है, तो मिनिमम पावर लेकर चलना है हमें, तो 1 लेकर चलेंगे। ये आपका हो गया 2 इंटू 3 6। एंड फॉर एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, एलसीएम हो जाएगा, आपको कॉमन फैक्टर लिखना है विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और बस एक ही अनकॉमन बच रहा है और वो है 7 रेज टू पावर 1। अब इसको इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है, 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा हमारा 16, एंड 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा 27। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनका प्रोडक्ट आया 3024, ठीक है। अब चलते हैं वेरिफिकेशन में, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फॉर वेरिफिकेशन, first of all, find product of LCM and HCF. So it is 3024 into 6. We are getting 18144 and then product of two numbers.
द टू नंबर्स आर 336 एंड 54। इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है, 18144। बिल्कुल सही है हमारा कैलकुलेशन, बिल्कुल दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर LCM into HCF equals product of two numbers। वेरीफाइड। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने तीनों क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें HCF और LCM ही फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। 12, 15 एंड 21, तो सब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1। 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। एंड फॉर 21 ये हो जाएगा 3 7 जा 21, दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बीच में मैंने लिखा है, ये जो स्टेप जो मैंने लिखा है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से कॉमन फैक्टर्स और लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर के साथ में निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो पहले हम LCM ही निकाल लेते हैं, जैसा क्वेश्चन पहले LCM का जिक्र है यहाँ पे, और उसके बाद HCF का है, तो पहले हम LCM ही निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को देखना है। तो कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 3 है और सभी 3 का पावर 1 ही है, तो 3 रेज टू पावर 1 हो गया। इसके बाद जितने भी रिमेनिंग है, ठीक, तो रिमेनिंग में एक यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 है, फिर 5 रेज टू पावर 1 है, एंड देन 7 रेज टू पावर 1 है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 रेज टू पावर 2 4 हो गया, 4 3 12, 5 60 एंड 6 7 42, तो ये 420 हो जाएगा LCM। और HCF अगर हम निकालें तीनों का, तो HCF के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर हमें लिखना है, और वो भी लोवेस्ट पावर के साथ। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 है और लोएस्ट पावर सभी का 1 ही है, पावर सभी का सेम ही है, तो 3 रेज टू पावर 1 मीन्स 3 ही HCF हो जाएगा। बस हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 17 है, 23 है एंड 29 है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो इनका LCM और HCF अगर फाइंड करना है आपको, तो LCM के लिए आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। और इनका जो HCF होगा, सिंस कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, LCM के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा हो गया LCM और HCF। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8 9 एंड 25। ठीक है, 8 9 एंड 25। ठीक है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, दैट इज 3 raised to power 2, and prime factorization of 25 into 5, that is 5 raised to power 2। आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, 9 में सिर्फ 3 है और 25 में सिर्फ 5 है। ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, बट कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका जो HCF होगा वो तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। हाँ, LCM के लिए अब फिर से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जो भी फैक्टर्स हैं वो हाईएस्ट पावर के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू 9 72 इंटू 25। LCM is 1800 and HCF as there is no common factor, so HCF is 1। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दैट गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स 9। क्या कहने का मतलब है कि ये दोनों नंबर का जो HCF है, HCF 9 है। तो दोनों नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं और दोनों नंबर का HCF अवेलेबल है एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही रिलेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई किया था उसी रिलेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, सिंस HCF ऑफ 306 एंड 657 into LCM of 306 into 657, क्या रिलेशन हमने वेरीफाई किया था दैट द HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ 306 एंड 657। अब HCF तो है हमारे पास एंड दैट इज 9 गिवन है, देन LCM ये फाइंड करना है हमें, LCM of 306 and 657 and product, so 306 into 657। अब LCM फाइंड करना है तो LCM of 306 and 657 equals 306 into 657 upon 9। ठीक है, तो अब 9 से डिवाइड कर देते हैं, ये 9 इस तरफ ट्रांसपोज किया, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, RHS में जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा 27। तो सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स 22338। ओके, दिस इज द LCM डन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने के बात ये है कि बस हमने क्या किया, इस रिलेशन को यूज किया है। ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा जहाँ पे मैंने कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तो उसमें ये चीज आपको वहां पे दिखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कहने का मतलब है, 6 रेज टू पावर n दिया है और ये n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कोई भी अप टू इन्फिनिटी, कुछ किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये वैल्यू कुछ ऐसा हो सकता है कि लास्ट डिजिट हमारा 0 हो, बाकी यहाँ इधर कोई भी डिजिट्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो चेक करके दिखाना पड़ेगा, है ना। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 रेज टू पावर n, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे और स्पेशली उसका जो यूनिकनेस पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ठीक है, वो यूज होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 6 रेज टू पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा देना है, दैट इज 6 रेज टू पावर n इक्वल्स 2 इंटू रेज टू पावर 3। ठीक है, एक दो n के वैल्यूज लेकर दिखा दें यहाँ पे, लाइक 6 रेज टू पावर 2 अगर हो तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। सेम फैक्टर्स जो है वो रिपीट करेंगे। एक और दिखा दीजिए, 6 रेज टू पावर 3 अगर हमारे पास में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। ये जरूरी नहीं है लेकिन इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है चीज। ठीक है, कि चाहे कोई भी पावर हम करें तो इसमें सेम फैक्टर्स ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको थोड़े से स्टेटमेंट्स में लिख के समझाना पड़ेगा। ठीक है, दैट सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 we get only 2 and 3 as prime factors, but to get 0
at the end digit there must be a pair of 2 and 5. ओके, देन ओनली इसको समझिएगा, लाइक अगर 2 और 5 है तभी मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा और एंड डिजिट हमारा 0 पॉसिबल है। ठीक है, जितने पेयर्स ऑफ 2 और 5 रहेंगे उतने जीरोस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो कम से कम एक पेयर जरूरी है लास्ट में 0 मिलने के लिए, बट 5 यहाँ पे है ही नहीं, है ना। बाय द यूनिकनेस पार्ट, ये इसका जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बाय द यूनिकनेस पार्ट of the fundamental theorem of arithmetic, in the prime factorization we can have only 2 and 3 as factors, as prime factors. Okay, by the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, in the prime factorization we can have only 2 and 3 as prime factors of 6. Okay, and so 6 raised to power n will never end with digit 0 for any natural number n. Okay, so we have shown here the prime factorization, as well as we have mentioned the requirement for getting 0 at n digit, and here we have mentioned uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic also, which says that prime factorization is unique for any composite number, means जैसे 6 composite number है, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 अगर है, यहाँ पे 2 into 3 अगर 6 मिल रहा है तो हमेशा 2 और 3 ही रहेगा, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हम ले लें, मीन्स फॉर एनी नेचुरल नंबर n 2 और 3 ही रिपीट होंगे, और कोई नया प्राइम फैक्टर ना तो आने वाला है और ना ही इन दोनों में से कोई जाने वाला है। ठीक है, so this is from uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इट सेज, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13. एक नंबर ये है। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके 13 ऐड करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, है ना। यहाँ भी ये एक दूसरा नंबर, मीन्स एक ही क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। हमें सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्यों है, वाई दीज टू नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, मीन्स व्हेन अ नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर having more than 2 factors, having more than 2 factors, अगर 2 फैक्टर्स से ज्यादा अगर हैं तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो सिंपली हमें यही दिखाना है कि दोनों नंबर्स के, ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे पहला नंबर हम लेते हैं 7 into 11 into 13 प्लस 13, ध्यान रखना है प्लस 13, प्लस क्या करता है, दो टर्म्स में डिवाइड करता है एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन, एक टर्म ये हो गया और दूसरा ये प्लस 13 हो गया। इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है हमारे पास, तो 13 अगर हम कॉमन निकाल लें दोनों टर्म से तो यहाँ पे बचता है हमारा 7 into 11 एंड हियर वी आर लेफ्ट विथ प्लस 1। ठीक है, नाउ अब ये क्या चीज है, ब्रैकेट हमने यहाँ पे जैसे ही डाला, दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लीकेशन में तो एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये पूरा हो गया। एंड एवरी नंबर हैज
एटलीस्ट मीन्स एक्सेप्ट वन को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं, ऑल दोज नंबर्स हैव एटलीस्ट टू फैक्टर्स, कम से कम दो फैक्टर्स तो हैं ही। कोई प्राइम नंबर है जैसे 7, तो इसका भी तो दो फैक्टर है ही ना, 1 और 7। एक तो 1 से वो डिवाइड होगा ही होगा, दूसरा 7 खुद से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो दो फैक्टर्स तो सभी के रहते हैं, है ना, वन को छोड़कर। वन ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है, वन इज कॉल्ड यूनिक नंबर। तो वन को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स के कम से कम दो फैक्टर्स होते ही हैं, है ना। और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक तो वन हो गया और दूसरा नंबर खुद हो गया। अब ये जो नंबर हमारे पास में है, इस नंबर का हम देख रहे हैं कि एक फैक्टर 13 आ रहा है और दूसरा फैक्टर ये आएगा, जो भी आए सॉल्व करके। बट ये तो क्लियर है कि ना तो ये दोनों में से कोई वन है और ना ही वो नंबर खुद है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो जा रहा है कि दैट द नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है दैट इज द नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। सो 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ओके, सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक प्लस यहाँ पे आ गया, मीन्स अब ये दो टर्म्स हो गए। दोनों टर्म्स में 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, कॉमन है, तो सिंपली 5 को कॉमन निकालिए। रिमेनिंग फैक्टर्स जो बचे उनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे 5 निकल चुका है तो सिर्फ 1। अब ये 5 इंटू दिस, तो एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा सॉल्व करके, और इसके अलावा दो फैक्टर्स ऑलरेडी हैं। तो सेम वही हमें यहाँ पे फिर से रिपीट कर देना है जो फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा है, दैट इज द नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. बस हो गया, done. Now we will see next question. Okay, let's see question number 7. What it says, there is a circular path around a sports field. Means there is a circular path. Okay, Sonia takes 18 minutes to drive one round. Sonia takes 18 minutes means to complete one round of this path, while Ravi takes 12 minutes. रवि को कितना समय लग रहा है, 12 मिनट्स। कौन तेज है, रवि तेज है, रवि फास्ट है ना, सोनिया थोड़ा धीरे चल रही है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक ही समय पे दोनों स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, रवि और सोनिया दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ऐसे इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलना है। कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, ध्यान रखना है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एक हिंट मिल जाता है कि क्लास 10 के सिलेबस से क्वेश्चंस आने हैं, तो मोस्टली या तो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। तो या तो हमें एचसीएफ निकालना होगा या फिर एलसीएम निकालना होगा। अब इन दोनों में से क्या निकालें, तो ये भी हिंट, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, वेदर वी हैव टू फाइंड एलसीएफ और वी हैव टू गो विद एलसीएम। सो लेट्स सी अब होता है क्या है। यहाँ पे 18 मिनट और 12 मिनट, यहीं से हमें हिंट मिल जाएगा। समय मान लेते हैं कि 12 मिनट्स निकल गया, तो 12 मिनट्स निकल गया तो रवि का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, वो जहां से चला था वहीं पे वापस पहुंच जाएगा। लेकिन सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है तो ये कहीं पीछे ही रह जाएगी। ठीक है, रवि एक राउंड लगा के रवि यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया कहीं कहीं पे पीछे ही रहेगी। मान लेते हैं यहाँ पे सोनिया रह गई। अब जब तक सोनिया इस जगह पे पहुंचेगी
इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब तक रवि सोनिया को और कितना समय लगने वाला है? 6 मिनट और लगने वाले हैं। तो 6 मिनट जब तक यहाँ लगे और सोनिया पहुंचेगी, तब तक रवि तो और आधा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंच जाएगा। जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि यहाँ पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो समझ में आ रहा है कि 12 मिनट से पहले तो नहीं मिलने वाले, है ना। एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट ये होता है कि एचसीएफ जब भी हम फाइंड करते हैं ना, तो जो गिवन नंबर्स है, जैसे यहाँ पे 18 और 12 का हमें फाइंड करना है, तो एचसीएफ जब भी होगा तो या तो इन दोनों नंबर से छोटा होगा या छोटे नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो कैलकुलेशन हम करके देख रहे हैं, एक रफ कैलकुलेशन, इसमें ये समझ में आ रहा है कि 12 मिनट्स या उसके पहले तो मिलने वाले हैं नहीं। मीन्स द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड विथ एचसीएफ। सो हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो लेट्स डू दैट, एलसीएम फाइंड करते हैं। जो भी गिवन है वो प्रॉपरली आप नोट जरूर करेंगे। ठीक है, सो गिवन है टाइम टेकन बाय रवि, पहले सोनिया का जिक्र है तो पहले सोनिया का लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय सोनिया is 18 minutes and time taken by Ravi equals 12 minute for one revolution। ठीक है, एक रिवोल्यूशन के लिए, है ना। अब जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता है कि एलसीएम निकालना है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो 18 का प्राइम फैक्टरेशन हो जाएगा 2 into 9, दैट इज 2 raised to power 1 एंड 3 raised to power 2। आप निकाल कर देख लेंगे, यही आएगा। ठीक है, और 12 का हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, सो 2 raised to power 2 और 3 raised to power 1, है ना। तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो 2 दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट पावर 2 है, और 3 भी दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट पावर 2 है। तो बस इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 2 2 जब 4 हो जाएगा, 3 3 9, दैट मीन्स 36। सो सिंपली you have to write, so Sonia and Ravi will meet again after 36 minutes at the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब 36 मिनट हमारा आंसर तो आ चुका है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा और आगे मैं डिस्कस करके बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। वो किस तरीके से कि सोनिया इतने देर में, सोनिया कितने राउंड के बाद मिलेगी। ठीक है, या फिर जब वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है, 36 मिनट्स के बाद, तो सोनिया के कितने राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे, या फिर रवि के कितने राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे, या हो सकता है आपसे दोनों ही पूछा जाए। ठीक है, तो उसके लिए टोटल 36 मिनट है, सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो 18 मिनट में एक चक्कर और 18 मिनट में 36 मिनट में सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट होंगे और रवि के 12 मिनट्स लग रहे हैं समय, तो 12 3 जा 36, रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो जितनी देर में सोनिया 2 राउंड लगा रही है, उतनी देर में रवि 3 राउंड लगा चुका है। ठीक, सो क्वेश्चन को बनाते समय सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमें उस कंसेप्ट को भी समझते जाना है। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके भी आएगा एग्जाम में, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, so with this question we have completed exercise 1.1। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।